तो बच्चों पहली बात तो पता होना चाहिए प्रोबेबिलिटी तुम्हारा 10 नंबर का है, और सबसे कमाल की बात यह है कि ये 10 नंबर सिर्फ तुम्हारे 3 एक्सरसाइज के अंदर से आएंगे। ठीक है, इसीलिए ये चैप्टर की वेटेज सबसे ज्यादा हो गई, और सबसे ज्यादा जो डिफिकल्ट चैप्टर था अब सबसे ज्यादा आसान चैप्टर बन गया आपका ये प्रोबेबिलिटी। कोई ज्यादा अब रहा नहीं इस चैप्टर के अंदर, तो 10 नंबर तुम बहुत इजीली इस वाले चैप्टर के अंदर गेन कर सकते हो। और 10 नंबर में से भी आप यकीन मानो 4 नंबर तो तुम्हारा जो बेसिक है 9, 10th, 11th, 12th वहां से आएगा, और 6 नंबर का तुम्हारा 12th क्लास में से आ जाएगा। तो इस साल मतलब तुम्हें बहुत बेनिफिट मिलेगा प्रोबेबिलिटी के अंदर। बच्चों को बहुत डिफिकल्ट चैप्टर लगता था ये क्योंकि इसके अंदर जो मेन 2 एक्सरसाइज थी, लास्ट की 2 एक्सरसाइज और मिसलेनियस, वो बच्चों को समझ में नहीं आती थी, और वो दोनों एक्सरसाइज और मिसलेनियस ऑलमोस्ट पूरी एक्सेप्ट 2 और 3 क्वेश्चंस पूरी डिलीट हो गई है। तो आधा चैप्टर ही पूरा डिलीट हो गया आपका, पर वेटेज इसकी कम नहीं हुई है, वेटेज आपकी पूरी 10 मार्क्स की है। तो 9th क्लास से ही जरा इसको स्टार्ट करते हैं अभी। तो 9th क्लास में प्रोबेबिलिटी के बारे में हमने देखा था कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है बच्चों। प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट एंड टोटल नंबर ऑफ इवेंट का रेशियो होता है। रेंज हमने देखा था प्रोबेबिलिटी की, ये 0 से 1 के बीच में होती है, और 0 और 1 भी होता है। 0 जिसकी प्रोबेबिलिटी होती है उसे हम इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं, एंड 1 जिसकी प्रोबेबिलिटी होती है उसे हम श्योर इवेंट कहते हैं। ये हमने 9th क्लास में देखा था। 10th क्लास में आए तो 10th क्लास में हमने एक रिलेशन देखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, ये आपका 1 होता था। आज खत्म हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई क्या होता था? नॉट ई होता था बेटा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। 10th क्लास में हमने फिर कुछ कॉन्सेप्ट भी देखे थे, इवेंट की हमने जो बात करी थी, जिसमें सबसे पहले आपका कॉइन का देखा था। कॉइन के अंदर क्या होता है? 2 की पावर n। यहाँ पर n जो होते हैं आपके नंबर ऑफ टॉसेस ही होते हैं आपके। अगर कॉइन को आप एक बार टॉस करते हो तो 2 की पावर 1 2 आपके पास सैंपल्स वो आएंगे, आउटकम्स आएंगे। तो ये हेड आएगा या फिर टेल आएगा। बच्चों ये जो हेड और टेल हैं इनको हम आउटकम्स कहते हैं। आउटकम्स के सेट को देखो, मैंने इस आउटकम को सेट के अंदर डाल दिया। टोटल पॉसिबल आउटकम के सेट को हम सैंपल स्पेस के नाम से जानते हैं। यह आपका सैंपल स्पेस है। ठीक है, कॉइन को जब एक बार टॉस करेंगे तो आपके पास जो सैंपल स्पेस आ रहा है या तो वो हेड का होगा या फिर वो टेल का होगा। कॉइन को अगर मैं 2 बार टॉस करूंगा तो 2 की पावर 2 4 आएगा। इसके अंदर 4 सैंपल स्पेस आ रहे हैं, ये आएंगे एच एच, एच टी, टी एच, टी टी। लिखने का तरीका क्या है मैं आपको वो तरीका बता देता हूँ, मैं बना कैसे रहा हूं, इसका शॉर्टकट तरीका है। 2 की पावर 2 यानी 4 आया, तो 4 बार 4 आ रहे हैं ना, तो आधे हेड लिखो, यानी 2 हेड लिखे और 2 टेल लिखे आपने। फिर एक बार हेड लिखो, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल। ये जो निकल के आ रहे हैं आपके ये बनेंगे। ठीक है, अब 2 की पावर 3 अगर मैं कॉइन को 3 बार टॉस करूंगा तो 2 की पावर 3 यानी 8 आपके पास आउटकम आएंगे। और 8 जो आउटकम आ रहे हैं इसको कैसे बनाए अब हम? 8 का हाफ 4 आएगा, तो 4 बार हेड लिखो आप और 4 बार टेल लिखो। अब 2 बार हेड लिखो और 2 बार टेल लिखो, फिर 2 बार हेड लिखो, 2 बार टेल लिखो, फिर एक बार हेड, एक बार टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल। ये जो आ रहे हैं ये सारे के सारे आपके पास पॉसिबल आउटकम्स हैं। इनको मैंने सेट में डाल दिया तो आई विल गेट सैंपल स्पेस। ठीक है, ये कॉइन का हो गया हमारा। इसके बाद कॉइन के बाद में हमने देखा था बच्चों डाइस का। डाइस में जो आपके पास आता है फॉर्मूला वो आता है 6 की पावर n। अगर मैं डाइस को एक बार रोल करूंगा तो ये 6 की पावर 1 होगा। इसके अंदर आउटकम्स होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसको सेट में डाल दिया तो इट विल बिकम सैंपल स्पेस। डाइस को 2 बार रोल करूंगा, डाइस को 2 बार रोल करूं या 2 डाइस को एक बार रोल करूं, बात एक ही है। क्या बोला मैंने? एक डाइस को 2 बार रोल करूं या 2 डाइस को एक बार रोल करूं, बात एक ही है। तो यहाँ पे मैंने एक डाइस को 2 बार रोल करा है, तो 6 की पावर 2 36 आपके पास आउटकम आएंगे। कौन कौन से होंगे? 1, 1, 1, 2 से लेकर 1, 6 एंड 6, 1 से लेकर 6, 6। इस तरीके से आपके पास 36 आउटकम होंगे।
कार्ड आपके पास 52 होते हैं बच्चों, इसमें 26 रेड 26 ब्लैक होते हैं। 26 रेड के अंदर 13 डायमंड के होते हैं, 13 हार्ट के होते हैं। 26 ब्लैक में 13 स्पेड के होते हैं और 13 क्लब के होते हैं। अब डायमंड को ईंट, हार्ट को पान, स्पेड को हुकुम और क्लब को चिड़ी कहते हैं। इसका मैंने डायग्राम भी बना दिया है। अब ये जो 13 पत्ते होते हैं, इसके अंदर 1 से लेकर जो 13 पत्ते होते हैं, नंबर 1 पे एस होता है बेटा, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक नॉर्मल पत्ते होंगे। 11वें नंबर पे जैक, 12वें नंबर पे क्वीन और 13वें नंबर पे किंग आता है। और इन तीनों को आप बच्चों फेस कार्ड के नाम से भी जानते हो। ये तीनों जैक, क्वीन और किंग, ये तीनों आपका बच्चों फेस कार्ड भी है। ओके, इसके बाद में आप लोग बच्चों 11th क्लास में आए। 11th क्लास में आपने क्या देखा? आपने कुछ फॉर्मूले देखे। ई और एफ की प्रोबेबिलिटी, यानी ई यूनियन एफ की प्रोबेबिलिटी बोल रहे हैं, वो होता था प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। ई एंड एफ की प्रोबेबिलिटी, तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की बात कर रहे हैं। इस वाले में कुछ नहीं करना, जो आपका इंटरसेक्शन वाला पार्ट था वो लेफ्ट हैंड साइड आके प्लस का हो जाएगा और जो यूनियन वाला पार्ट था वो राइट हैंड साइड जाके माइनस का हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ। तीसरा, ई बट नॉट एफ की प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी हो तो यानी ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई और नॉट एफ अगर निकालना हो, हाँ बेटा अमन, और यानी यूनियन की बात कर रहे हैं, और यूनियन जो हमने सेट के अंदर बेटा फॉर्मूला देखा था ना, सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई यूनियन एफ का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ। यहाँ पर जो इंटरसेक्शन होता है बेटा वो एंड होता है, हाँ सेम है, बस यहाँ पे एन की जगह प्रोबेबिलिटी पी आ जाएगी। अब यहां पर याली टर्म माइनस की है, लेफ्ट हैंड साइड आके प्लस की, और याली टर्म प्लस की इधर आके माइनस की हो जाएगी। तुम्हारे पास सेम फॉर्मूला है। अब ई बट नॉट एफ वहां पर जो था दैट इज ई कॉम्प्लीमेंट ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। अगर आपसे बोला जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई और नॉट एफ, ये क्या होगा? तो ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट यूनियन एफ कॉम्प्लीमेंट। ये हो जाता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। अब नॉट ई एंड नॉट एफ, इसको लिखा जाता है नाइदर ई नॉर एफ। ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट, दैट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ। अगर अकेला नॉट ई की प्रोबेबिलिटी बोली जाए आपसे, तो ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। परमुटेशन भी कहीं कहीं यूज होगी, मैं फॉर्मूला बता देता हूं। एनपीआर का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये कब लगाएंगे? जब अरेंजमेंट मैटर करेगा, कोई स्पेशल केस लाइक इवन ऑड नंबर नहीं होगा और रिपीटिशन नहीं होगी। इसमें अरेंजमेंट मैटर करेगा, ये ध्यान रखना है। कॉम्बिनेशन भी कहीं ना कहीं लगाएंगे। एनसीआर का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। यहां पर सिलेक्शन वर्ड यूज होगा बच्चों, ये ध्यान रखना है। n नंबर ऑफ अवेलेबल चॉइसेस एंड r नंबर ऑफ सिलेक्शन होंगे आपके। जहां जहां एंड आएगा वहां पे आप मल्टीप्लाई यूज करोगे, जहां जहां और आएगा वहां पे आप प्लस यूज करोगे। ये पूरा आपने बच्चों 11th क्लास में देखा था। यहां तक जो कंप्लीट अभी तक मैंने बताया, दिस इज फ्रॉम 11th क्लास ओनली। ठीक है, अब 12th क्लास में हम एंटर कर रहे हैं। 12th क्लास में क्या है जरा ये समझते हैं बच्चों। 12th क्लास का जो पहला टॉपिक है वो है आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? कॉम्बिनेशन रिपीट कर दो बेटा। कॉम्बिनेशन में मैंने कुछ नहीं बताया है दीपांशु, इसमें बस एक फॉर्मूला बताया है कि एनसीआर का फॉर्मूला होगा एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। कॉम्बिनेशन वहां लगाएंगे जहां पर सिलेक्शन आएगा, जहां पे अरेंजमेंट मैटर नहीं करेगा, और जहां जहां एंड वर्ड आएगा वहां पे मल्टीप्लाई करेंगे, जहां जहां और वर्ड आएगा वहां पे हम प्लस यूज करेंगे। बताएंगे इसका यूज जब क्वेश्चन आएगा तब बताएंगे।
हाँ, पूरी पीडीएफ मिल जाएगी बेटा, डोंट वरी। नाउ 12th में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमारे पास पहला टॉपिक है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या कहता है, इसको रिप्रेजेंट, ये तुम्हारी फर्स्ट एक्सरसाइज है बच्चों, दिस इज योर 13 चैप्टर है, 14 चैप्टर नहीं, 13 थी। कौन सा चैप्टर प्रोबेबिलिटी भाई तुम्हारा? आई गेस लास्ट चैप्टर है ना तुम्हारा? जस्ट अ मिनट, 13 चैप्टर है। तो 13.1 पूरी इसी पे बेस्ड है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है। तो है क्या, जरा एक सिंपल सा फॉर्मूला है भाई, 13.1 पूरी एक्सरसाइज पे बेस्ड है। सिंपल सा फॉर्मूला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय F, इसका क्या मतलब है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय F, इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E इन प्रेजेंस ऑफ F। वो कहेगा भाई आपको इवेंट E की प्रोबेबिलिटी निकालनी है F की प्रेजेंस में, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E निकालना है अगर F ऑलरेडी गिवन है, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E निकालना है अगर F ऑलरेडी हो चुका है। E बाय F के ये तीन मतलब है। अब E बाय F निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। E बाय F का फॉर्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। ध्यान रखना, यहां पर ये E हमें फाइंड करना है, F हमें गिवन होता है ना? जो गिवन होगा वो डिवाइड में रखेंगे, जो फाइंड करना होगा उसे हम ऊपर रखेंगे। अब इस पे बेस्ड बच्चों सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, इसमें कोई ज्यादा मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। मैं इसमें बता देता हूं कुछ क्वेश्चन। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ये आपको दे रखा है कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E आपको दे रखा है 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ F आपको दे रखा है 0.3, और E इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.2। तो पहले केस में कह रहा है भाई आपको E बाय F की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो E बाय F की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होगा? इट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। तो E इंटरसेक्शन F हमारे पास 0.2 होगा, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F हमारे पास क्या होगा? 0.3। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, इट विल बी 2/3। तो E बाय F की प्रोबेबिलिटी। अब अगर आपसे बोला जाए F बाय E, तो इसका रेसिप्रोकल नहीं करना बेटा। F बाय E होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E F इंटरसेक्शन E अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E। जो अपॉन में है वो यहां पर आएगा। तो F इंटरसेक्शन E और E इंटरसेक्शन F दोनों सेम होगा, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज 0.6। पॉइंट से पॉइंट काटेंगे, आंसर विल बी 1/3। तो ये आपके पास F बाय E की प्रोबेबिलिटी आई। क्या ये सबको क्लियर है? बेसिक कॉन्सेप्ट और ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर है? प्लीज कंफर्म करेंगे। जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं खास करके, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं खास करके, मैं उनसे बात कर रहा हूं। वेरी गुड, ठीक है। हम्म, चलिए एक बार जरा क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 मैं देख लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं? ये कह रहा है कि भाई आपको E बाय F निकालना है, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 9 तक। तो 6 क्वेश्चन का भाई ये कह रहा है कि कॉइन को हम 3 बार टॉस कर रहे हैं। कॉइन को 3 बार टॉस कर रहे हैं तो सारे बच्चे पहले सैंपल स्पेस पूरे बनाएंगे। हम कॉइन को 3 बार टॉस कर रहे हैं तो पहले सैंपल स्पेस पूरे बना देते हैं। क्या सैंपल स्पेस बनेंगे? कॉइन को 3 बार टॉस कर रहे हैं तो 8 बनेंगे, 2 की पावर 3, एच 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 टी एच टी एच टी एच 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 टी टी, ये सारे के सारे 8 के 8 मैंने बना दिए। अब इसमें वो E बाय F निकालने के लिए कह रहा है, तो E बोल रहा है, E बोल रहा है हेड ऑन थर्ड टॉस। तो तीसरे टॉस में हेड कहां कहां आ रहा है? हेड ऑन थर्ड टॉस, तीसरे टॉस में हेड कहां कहां आ रहा है? दैट इज, एक आपके पास आ रहा है एच 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 के अंदर, एक आ रहा है एच टी एच के अंदर, एक आ रहा है टी एच एच के अंदर, और एक आ रहा है टी टी एच के अंदर। ये हैं 4 केसेस जहां पर तीसरे टॉस में हेड आ रहा है आपके पास। ठीक है, ये मैंने लिख दिए सारे के सारे। और F बोल रहा है हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस।
पहले दो टॉस में हेड कहाँ कहाँ आ रहा है? एक इसमें हेड दो टॉस में आ रहा है, एक इसमें स्टार्टिंग के दो टॉस में हेड आ रहा है, बस ये दो केस है, तो ये दोनों केस लिख दिए। अब आपको पता है, आपको ई मिल गया, एफ मिल गया, आप क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाल सकते हो? यहां से अगर आपको ई मिल गया है, कैन यू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई? 1 2 3 4 4 केस हैं, अपॉन में टोटल 8 आएंगे, तो 4/8 हो गया। कैन यू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या होगा? ये आ जाएगा, 2 केस है तो 2/8 आ जाएगा भाई। अब ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में इंटरसेक्शन क्या आ रहा है? दोनों में जो कॉमन है, दोनों में कॉमन आपका ये वाला पोर्शन आ रहा है, दैट मीन्स एच एच एच, तो एक ही कॉमन आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ विल बी 1/8। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आपको पता ही था 2/8 है, ई बाय एफ निकालना है, तो इट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी 1/8 और एफ की प्रोबेबिलिटी 2/8, 8 से 8 कटेगा, आंसर इज 1/2। दिस इज योर आंसर। बताएंगे, इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? क्या ये सबको क्लियर है भाई? क्वेश्चन? किसी को डाउट हो मुझसे दोबारा पूछ सकता है, बट ये बहुत आसान सी चीज है, इसमें ज्यादा टाइम लगेगा नहीं आप लोगों को समझने में। ओके, इसके बाद में मैं एक क्वेश्चन और करवा देता हूं, एक वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन करवा देता हूं। हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 ले लेते हैं, जरा एक बार क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है, assume that each born child is likely to be a boy or girl। जो भी लड़का पैदा हो रहा है उसके अंदर बॉय और गर्ल दोनों के होने के चांसेस इक्वल है। इफ अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, तो भाई पहले सैंपल स्पेस बना लेते हैं 2 चिल्ड्रन के। पहला बॉय दूसरा बॉय होगा, पहला बॉय दूसरी गर्ल होगी, पहली गर्ल दूसरा बॉय होगा, या पहली गर्ल दूसरी गर्ल, दोनों होंगे। अब what is the conditional probability that both are girls? तो जो चीज निकालना है, हाँ मैं बता दूंगा बेटा अमन, डोंट वरी, जो जो करना होगा बेटा आपको सब बताया जाएगा। What is the conditional probability that both are girls? जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसे आप ई लेट करोगे। क्या बोल रहा है? बोथ आर गर्ल्स, तो दोनों गर्ल्स ये होगा आपके पास जी जी। अब पहले केस में कह रहा है गिवन दैट, जो भी चीज गिवन होगी दैट इज योर एफ। ये मैं F1 ले लेता हूं। गिवन दैट यंगेस्ट इज अ गर्ल, यंगेस्ट इज अ गर्ल। भाई यंगेस्ट यानी छोटी वाली गर्ल है, बाद में जो आ रहा है मैं मान लेता हूं कि वो छोटी होगी, तो बाद में गर्ल इसमें भी आ रही है और इसमें भी आ रही है, तो बीजी है एंड जीजी है। तो आप बता सकते हो ई इंटरसेक्शन F1 क्या होगा? ई और F1 में इंटरसेक्शन क्या होगा? दैट इज जीजी होगा। क्या आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्ट ई बाय F1 की प्रोबेबिलिटी बता सकते हो? फॉर्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन F1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F1। ई इंटरसेक्शन F1 की प्रोबेबिलिटी 1 है, अपॉन में 4, टोटल क्योंकि 4 आए हैं मेरे पास, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F1 में 2 है, डिवाइड बाय में 4, तो आंसर इज 1/2। सेकंड केस कह रहा है कि भाई एटलीस्ट 1 इज अ गर्ल, F2 है आपका एटलीस्ट 1 इज अ गर्ल, कम से कम एक गर्ल होनी चाहिए, तो यानी एक गर्ल भी हो सकती है, एक गर्ल आपके पास है बीजी या
GB, या दोनों गर्ल्स भी हो सकती हैं। एटलीस्ट 1 का मतलब कम से कम एक, तो 2 भी तो हो सकती हैं। अब मुझे बताइए E इंटरसेक्शन F2 क्या होगा? E और F2 में इंटरसेक्शन क्या आएगा? GG आएगा जी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय F2 निकाला जा सकता है, बिल्कुल निकाला जा सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F2 क्या होगा? ध्यान से देखिए कितने एलिमेंट है हमारे पास E इंटरसेक्शन F2 के लिए। A इंटरसेक्शन F2 के लिए 1 है, तो इट इज 1/4 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F2 में है 3, तो इट इज 3/4। 4 से 4 कटेगा, आंसर इज 1/3। So this is the concept of conditional probability. I hope this is clear to each and everyone. Is there anyone जिसको कोई डाउट है इसके अंदर? This is whole concept of conditional probability. Very good. बहुत बढ़िया। रिप्लाई सारे कर दिया करो यार। आई फील मोटिवेटेड जब सारे रिप्लाई करते हैं तो। ठीक है बेटा, पीडीएफ में सारे क्वेश्चंस होंगे जो आपकी बुक के अंदर है, तो डोंट वरी, पीडीएफ में आपको सारा मिल जाएगा। अब बच्चों 13.2 एक्सरसाइज जो है वो कहता है मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या कहता है भाई? अभी हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देखी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या था कि E बाय F की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, तो ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F, यही हमने देखा। अब ये वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ F डिवाइड में है, लेफ्ट हैंड साइड आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो E इंटरसेक्शन F का मतलब होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ F, यानी ये इनटू में ये वाला E बाय F, अगर आपको E इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। दिस इज मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। मैंने पीछे भी दिखाया था कि जहां जहां इंटरसेक्शन आएगा या एंड आएगा वहां पे हम मल्टीप्लाई लगाएंगे। लगाएंगे नहीं लगाएंगे? कहा था ना मैंने पीछे कि जहां जहां एंड या फिर एंड आएगा वहां मल्टीप्लाई का यूज करेंगे। वो आपका मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी था। तो ये कहता है भाई पहले आपको ई एंड एफ दोनों की प्रोबेबिलिटी अगर आपको निकालनी है तो पहले आप प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालिए, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालिए इन प्रेजेंस ऑफ एफ। ठीक है, पहले इवेंट एफ की प्रोबेबिलिटी एंड ई की प्रोबेबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ एफ। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है। इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है बच्चों? इंडिपेंडेंट इवेंट को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, थोड़ा ध्यान से समझना कि इंडिपेंडेंट इवेंट होते क्या है। लेट्स सपोज मेरे पास एक बैग में 5 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है। मुझे 2 बॉल निकालनी है 1 बाय 1 इससे। ठीक है, तो दोनों बॉल के रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बोथ बॉल्स के रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो भाई पहली वाली बॉल के रेड आने की प्रोबेबिलिटी होगी कितनी? एक मिनट, कुछ बच्चे लॉग आउट हो जाते हैं। हाँ, तो भाई अगर पहली वाली बॉल के रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 5/10। दूसरी बॉल के रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वो भी 5/10। नहीं। 4/9? नहीं। कैसे कहते हैं भाई 4/9? क्या मैंने ऐसा बोला कि जो मैंने पहली बॉल निकाली है उसको वापस नहीं रखा, या मैंने जो पहली बॉल निकाली है उसको वापस रखा है? नहीं बोला ना मैंने ऐसा कुछ। तो इसका मतलब ये है सेकंड बॉल की प्रोबेबिलिटी डिपेंड कर रही है फर्स्ट बॉल पे। दीपांशु आप तो एकदम ही गलत हो। सेकंड बॉल की प्रोबेबिलिटी डिपेंड कर रही है फर्स्ट बॉल पे। अगर मैंने पहली बॉल को रख दिया है, मैंने कहा कि भाई एक बैग में 5 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है, मुझे 2 बॉल निकालनी है और दोनों बॉल के रेड आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, भाई दोनों बॉल रेड आए।
तो पहली बॉल तो चलो आपने बोल दिया कि सर पहली बॉल की प्रोबेबिलिटी 5/10 है। दूसरी बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इट डिपेंड्स कि पहली बॉल हमारे पास क्या आई थी और हमने उसे वापस रखा या नहीं रखा। ठीक है, लेट सपोज हमने उसे वापस रख दिया, तब तो सेकंड बॉल की प्रोबेबिलिटी 5/10 ही आएगी, रेड आने की प्रोबेबिलिटी। वापस नहीं रखा तो 5/10 इंटू दूसरी वाली बॉल हो जाएगी 4/9। 4/9। तो इसका मतलब आपने देखा सेकंड बॉल की प्रोबेबिलिटी डिपेंड कर रही है पहली बॉल पे। तो ऐसे केसेस को हम कहते हैं डिपेंडेंट इवेंट, और जहां पर ऐसी सिचुएशन नहीं लग रही होगी उसे हम कहेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट। अब कैसे पता लगाएंगे कि भाई वो इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं है? इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं है उसके लिए हम एक सिंपल सा टेस्ट करते हैं। वो कहता है कि अगर आपने पी ए इंटरसेक्शन बी निकाला और अगर वो पी ए इंटू पी बी के बराबर आ गया, तब तो ए एंड बी आपके इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे। अगर पी ए इंटरसेक्शन बी आपका पी ए इंटू पी बी के बराबर आया, तब तो ए एंड बी आपके इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे, अदरवाइज वो इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं होंगे। ये आपके पास टेस्ट है पता लगाने का। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है भाई। इसके अलावा एक दो इवेंट और आते हैं जो आपने 11th क्लास में पढ़े थे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कौन से होते हैं बच्चों? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट या डिसजॉइंट इवेंट। जब दो इवेंट के बीच में कुछ भी कॉमन ना हो तो ऐसे इवेंट को हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं। ऐसे इवेंट में उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 आती है। ठीक है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट या डिसजॉइंट इवेंट होते हैं। इसके अलावा एक और आपने इवेंट पढ़ा था, दैट इज एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है? अगर ए यूनियन बी करके पूरा सैंपल स्पेस आ जाता है, तब तो ए एंड बी आपके एग्जॉस्टिव इवेंट होते हैं, और ऐसे केसेस के अंदर ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी 1 आती है। ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी 1 आती है। इस पे बेस्ड भी जरा एक आध क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हमें पहले पता लगाना है कि भाई इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो 13.2 एक्सरसाइज इसी पे बेस्ड है आपकी। सिर्फ यही दो फॉर्मूले आपको देखने हैं 13.2 के लिए। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 ही है भाई। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास है 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपके पास है 1/5। आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट है। भाई अगर ए एंड बी आपके इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू 1/5, तो इट इज इक्वल टू 3/25। तो ये आपका इंडिपेंडेंट इवेंट का केस था। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं जरा इसी का। ये कह रहा है दो कार्ड को हम निकाल रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। एक डेक ऑफ कार्ड में से दो कार्ड। भाई बहुत जल्दी लॉग आउट कर जाएंगे, प्लीज जल्दी से लॉग इन करना सो दैट मैं अच्छे से आगे वाले कॉन्सेप्ट करवा सकूं। जितना लेट करोगे उतना ही तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, मैं चाहता हूं कि 1 घंटे में पूरा खत्म हो